सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल भारत श्रीलंका के संबंधों से संबंधित है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कोलंबो के साथ भारत की विकास साझेदारी हमेशा मांग प्रेरित रही है, जहां औद्योगिक विकास के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक पहुंच जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं को दायरे में लेने वाली परियोजनाएं शामिल रही हैं। श्रीलंका के प्रति भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के ही अनुरूप वर्ष 2020 में श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट विदेश एवं सुरक्षा नीति अभिव्यक्त हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में चीन के हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट देखी गई है। श्रीलंका द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा के साथ स्थिति के और बिगड़ने की संभावना की उम्मीद है। आइए अब जानते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों को। आर्थिक संबंध। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के निर्यात का 60% से अधिक हिस्सा भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते से लाभान्वित होता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक की स्थिति भी रखता है। वर्ष 2005 से 2019 के बीच श्रीलंका को भारत से लगभग $1.7 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019 से 22 के तहत $400 मिलियन तक की निकासी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। संबंधों में गिरावट। फरवरी 2021 से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध खराब होने लगे हैं, जब श्रीलंका घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर अपने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए भारत और जापान के साथ हुई त्रिपक्षीय साझेदारी से पीछे हट गया। हालांकि बाद में उसने सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल की पेशकश की। श्रीलंका में आपातकाल। खाद्य पदार्थों से आवश्यक आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही चिंताजनक कमी को देखते हुए श्रीलंका ने हाल ही में देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका चीनी, डेयरी उत्पाद, गेहूं जैसी बुनियादी खाद्य आपूर्ति के लिए भी आयात पर अत्यधिक निर्भर है। रुपए के अवमूल्यन के साथ ही खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 के आतंकी हमलों और फिर कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देश का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और श्रीलंका का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 में $1.2 मिलियन था, जो 2020 में घटकर $670 मिलियन रह गया है। वर्ष 2020 में उसका सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात 109.7% था, जबकि बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात 62% दर्ज हुआ है। डेट टू जीडीपी रेशियो को देखते हैं। यह देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके सकल घरेलू उत्पाद से करने वाला मेट्रिक है। इसे प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी देश के उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ उसकी देनदारियों यानी ऋण की तुलना कर ऋण जीडीपी अनुपात उस देश की अपने ऋणों का भुगतान कर सकने की क्षमता को इंगित करता है। उच्च ऋण जीडीपी अनुपात वाले देश आमतौर पर अपने सार्वजनिक ऋण के भुगतान में कठिनाई झेलते हैं। आइए अब देखते हैं भारत श्रीलंका के संबंध में चीन का हस्तक्षेप। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता। चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। श्रीलंका के सार्वजनिक क्षेत्र को चीन के द्वारा प्रदत्त ऋण केंद्र सरकार के विदेशी ऋण का लगभग 15% है। श्रीलंका अपने विदेशी ऋण के बोझ को दूर करने के लिए चीन के ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है। श्रीलंका में चीन का निर्यात वर्ष 2020 में भारत के निर्यात से अधिक हो गया है, जो लगभग $3.8 बिलियन का था। इसी वर्ष भारत का निर्यात $3.2 बिलियन का था। चीन ने वर्ष 2006 से 2019 के बीच श्रीलंका की आधारभूत संरचना परियोजनाओं में लगभग $12 बिलियन का निवेश किया है।
चीन को 99 वर्ष के लीज के एक अंग के रूप में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर औपचारिक नियंत्रण भी प्राप्त है। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के आसपास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक नए आर्थिक आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है, जो चीन के द्वारा वित्त पोषित होंगे। कोलंबो बंदरगाह भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो के 60% का वहन करता है। हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को चीन को पट्टे पर देना यह सुनिश्चित करता है कि चीन नौसेना के हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति बनी रहेगी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका का आर्थिक संकट इसे अपनी नीतियों को बीजिंग के हितों के साथ संरेखित करने के लिए आगे और बाध्य कर सकता है। यह परिदृश्य एक ऐसे समय बना है जब भारत पहले से ही अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ कूटनीतिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे अन्य दक्षिणी एशियाई देश भी अपने बृहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए चीन का रुख कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति का संपोषण भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी संचालित कृषि, समुद्री क्षेत्र विकास, आईटी एवं संचार अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को बिम्स्टेक, सार्क, सागर और IORA जैसे मंचों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। श्रीलंका के प्रति भारतीय विदेश नीति को अपनी द्वीपीय कूटनीति यानी आइलैंड डिप्लोमेसी के एक भाग के रूप में उभरती वास्तविकताओं और खतरों के अनुरूप विकसित करना होगा। भारत को जाफना में कांके संतुराई बंदरगाह और त्रिंकोमाली में ऑयल तेल टैंक फार्म परियोजना पर कार्य करना जारी रखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीन श्रीलंका में एक और घुसपैठ न कर सके। दोनों देश आर्थिक लचीलेपन के सृजन के लिए निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि के लिए भी सहयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अपनी IT कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार कर श्रीलंका में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। ये कंपनियां हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकती हैं और इस द्वीप राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।